वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र के सेकंड पेपर के बारे में। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जब आप दूसरे पेपर की बात करते हैं तो उसमें आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के बारे में जानना होता है, यानी कि कृषि अर्थशास्त्र के बारे में आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के 6 सेमेस्टर में होते हैं। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय और ऐसे कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा लिखित होती है उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप की जो परीक्षा जो विश्वविद्यालय करवाते हैं वो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके प्रश्नों को एक प्रकार से छांट करके आपके समक्ष लाने का प्रयास है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह है महासंग्राम रिवीजन क्लास 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 6 सेमेस्टर में आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। एक रिवीजन के तौर पर मैं ये आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको बहुत ही बारीकी के साथ बहुत ही तीव्र गति से समझने का प्रयास करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि मतलब कि आगे अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और उस 1 घंटे में 1.5 घंटे के माध्यम से हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चले पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कृषि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। कृषि अर्थशास्त्र क्या है? तो हिब्बार्ड एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि कृषि अर्थशास्त्र कृषि के क्षेत्र में कृषक की धन प्राप्ति तथा धन के प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या? जो कृषक की यानी जो एक किसान है उस किसान की धन प्राप्ति तथा धन के प्रयोग, धन की प्राप्ति कैसे करेगा वो एक कृषक, और धन का प्रयोग कैसे करेगा, उससे संबंधित जो भी क्रियाएं करता है उन सभी क्रियाओं का अध्ययन करता है कृषि अर्थशास्त्र, ठीक है। क्योंकि कृषि क्षेत्र में एक किसान या कृषक जो होता है धन की प्राप्ति कैसे करता है और धन का एक प्रकार से प्राप्ति करने के बाद में उस धन का एक प्रकार से प्रयोग कैसे करता है, उस धन की प्राप्ति कैसे करता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उन सभी का अध्ययन करता है कृषि अर्थशास्त्र। ये परिभाषा दी हिब्बार्ड महोदय ने, तो ये कृषि अर्थशास्त्र होता है। दूसरा प्रश्न है कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए, यानी स्कोप, ठीक है, विषय क्षेत्र। तो कृषि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है व्यापक है। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातों का समावेश होता है। पहली बात तो कृषि अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर कैसा है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नेचर सबसे पहली बात इसमें पढ़ते हैं, जानते हैं। दूसरी बात कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, यानी उसमें क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या सिलेबस में चीज़ें होती हैं उसके बारे में। और तीसरी बात कृषि अर्थव्यवस्था या कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या क्या हैं, यानी लिमिटेशन क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों तक एक प्रकार से सीमित है ये मात्रा में, और हर एक मामले में आगे चीज़ें नहीं व्याख्या कर पाती है। तो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तीसरा क्वेश्चन से कृषि अर्थशास्त्र के 4 विभाग कौन कौन से हैं उसके बारे में लिखें। देखिए पहला विभाग है उत्पादन अर्थशास्त्र। उत्पादन मतलब कि ऐसा अर्थशास्त्र या ऐसा एक प्रकार से विषय जो कि उत्पादन की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करता है कृषि में, वो उत्पादन अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरा है फार्म प्रबंध। फार्म प्रबंध का मतलब होता है कि भाई जैसे आप उद्योग को स्थापित करें तो उद्योगों के स्थापना में एक प्रकार से जो चीज़ें प्रयोग होती है वो फार्म प्रबंध होते हैं। भूमि अर्थशास्त्र, भूमि मतलब क्या होता है कि यानी कि जो भूमि कौन सी लैंड पर कौन सी खेती या कौन सा उद्योग या कौन सी चीज़ें स्थापित हो पाएंगी वो। इसके अलावा काम अर्थशास्त्र यानी जो एक प्रकार से श्रम वगैरह होता है वो। यानी कि कृषि अर्थशास्त्र के 4 विभाग हैं, उत्पादन अर्थशास्त्र, फार्म प्रबंध अर्थशास्त्र, भूमि अर्थशास्त्र और काम अर्थशास्त्र, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है संतुलित विकास से क्या आशय है। संतुलित विकास का आशय अविकसित देश जो कि अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, ठीक है, अविकसित देश उनको कहते हैं। उनमें गरीबी का दुष्चक्र जो है घूमता रहता है, क्योंकि जो गरीबी एक प्रकार से होती है वही उस देश को अभी तक अविकसित रखे हुए है। गरीबी सबसे बड़ी एक प्रकार से दुख होता है एक व्यक्ति का, और एक अगर बताऊं तो गरीबी का दुष्चक्र जो होता है एक देश के लिए भी बहुत बुरा माना जाता है। इसे तोड़ने के लिए विकास की समुचित नीति का प्रयोग करना पड़ता है। समुचित नीति और रीति, यानी कि नीति और रीति को एक प्रकार से किसी भी देश की गरीबी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी के दुष्चक्र से छुटकारा पाने के लिए तमाम प्रकार की नीतियाँ और तमाम प्रकार की रीतियों का निर्माण सरकारों के द्वारा किया जाता है।
अपनाने की आवश्यकता होती है। इन रीतियों में संतुलित असंतुलित विकास की नीतियाँ अपनाई जाती हैं। इनमें कोई भी एक रीति अपनाई जा सकती है या दोनों को एक साथ अपनाया जा सकता है। ठीक है, संतुलित या असंतुलित विकास की नीति कुछ भी आप अपना सकते हैं। तो संतुलित विकास आपका यही होता है कि सभी का विकास हो और जितने भी लोग एक प्रकार से पिछड़े हुए हैं उन सभी की व्यवस्था करिए ताकि वो भी एक प्रकार से एक सामान्य वर्ग के तौर पर आ सकें। पांचवा प्रश्न, संतुलित विकास को परिभाषित कीजिए। संतुलित विकास क्या है? समन्वयात्मक विकास जो होता है, संतुलित विकास तालमेल, यानी कौन गरीब ज़्यादा है कौन अमीर ज़्यादा, इन दोनों में तालमेल मिला करके जो विकास होता है वो विकास। देखें, प्रोफेसर अलक घोष कहते हैं कि संतुलित विकास के साथ योजना यानी प्लानिंग बनाना यह बताता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र एक ही अनुपात में विस्तृत होते हैं, जिससे उपभोग माने यूज करने वाली चीज़ें, विनियोग यानी कि जो फैली हुई हैं जिसमें आप निवेश करना है, और आय यानी जो प्राप्त आप आय होती है उसकी एक दर से प्रगति हो, यानी कि एक दर पर प्रगति हो किसकी? उपभोग, विनियोग और आय, इन तीनों एक प्रकार से इनकी दर में जो है एक प्रगति हो, एक तरीके से मतलब विकास हो इनका, ऐसा एक प्रकार से विकास संतुलित विकास कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, संतुलित विकास की विशेषताएं लिखें। संतुलित विकास की कई विशेषताएं हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला विकास, संतुलित विकास का पहली विशेषता कि पूंजी का सभी क्षेत्रों में एक साथ प्रयोग होना संतुलित विकास की पहली विशेषता होती है, क्योंकि संतुलित विकास में पूंजी का एक साथ सभी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, चतुर्मुखी विकास होना, यानी कि ये चौमुखी विकास होता है, हर एक क्षेत्र में एक प्रकार से विकास संतुलित विकास कहलाता है। तीसरी बात, इसकी विशेषता ये है कि विशेष प्रबंध के अनुसार पूंजी का प्रयोग इसमें किया जाता है। एक प्रबंधन के हिसाब से, एक मैनेजमेंट के हिसाब से, एक प्लानिंग के तहत सारी चीज़ें करी जाती हैं। इसके अलावा पूरक उद्योगों में पूरक उद्योग ऐसे कि जो कॉम्प्लीमेंट उद्योग हैं, एक बड़ा उद्योग होता है, उस बड़े उद्योग को पूर्ण करने के लिए एक दूसरा छोटा उद्योग होता है, उसी को पूरक उद्योग कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट उद्योग कहा जाता है। तो पूरक उद्योगों में भी पूंजी का विनियोजन करना संतुलित विकास की विशेषता में शामिल है। इसके अलावा बाहरी बचतों तथा बाजार का विस्तार होना, ये भी संतुलित विकास की एक विशेषता में शामिल है। तो इस तरीके से ये 5 विशेषताएं अगर आपसे परीक्षा में पूछे और आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, कृषि विकास में लुईस का सिद्धांत बताइए। लुईस एक विद्वान है, तो लुईस का जो सिद्धांत है कृषि विकास को लेकर के, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को लेकर के, वो क्या है? तो कृषि विकास में लुईस के सिद्धांत के असीमित काम पूर्ति सिद्धांत को, मतलब जो इनका सिद्धांत है उस सिद्धांत को असीमित काम पूर्ति सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कृषि विकास को लेकर के जो लुईस महोदय का सिद्धांत है उसका नाम है असीमित काम पूर्ति सिद्धांत। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 8वां क्वेश्चन आ चुका महोदय, उसको जानने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ रहा होगा। लुईस महोदय के असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत को समझाइए। असीमित श्रम पूर्ति सिद्धांत क्या है? तो श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा अल्प यानी कम विकसित देशों का, ऐसे देश जिनका विकास अभी कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर श्रम की असीमित पूर्ति है, उनका विकास किया जा सकता है। तो श्रम की असीमित पूर्ति के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ऐसे देश जिनका विकास अभी नहीं हुआ है उनका विकास हम कर सकते हैं। किसके द्वारा? असीमित पूर्ति के द्वारा, श्रम की। ठीक है, लुईस अपने आर्थिक विकास के द्विक्षेत्रीय मॉडल में यह मान करके चलते हैं कि कृषि में श्रम शक्ति बहुत होती है तथा कृषि निर्वाहदायी क्षेत्र होता है। निर्वाहदायी मतलब कि बस केवल आपका गुजार बसर हो जाएगा, उसके आगे कुछ नहीं होता। शक्ति का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से योगदान, चूँकि श्रम कृषि में ज़्यादा लगता है और श्रम की अपेक्षा जितना व्यक्तियों को प्रॉफिट होना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पाता। ठीक है, जबकि गैर कृषि क्षेत्र में यानी उद्योग वगैरह में पूंजी मूलक क्षेत्र है, पूंजी मूलक जिसमें पूंजी ज़्यादा लगती है। तो उद्योगों में पूंजी ज़्यादा लगती है, कृषि में पूंजी कम लगती है लेकिन श्रम ज़्यादा लगता है। तो कृषि में श्रम प्रधानता है और उद्योगों में क्या है? पूंजी प्रधानता, पूंजी मूलक क्षेत्र है, जो कि श्रम शक्ति के अतिरेक को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि जो श्रम शक्ति का अतिरेक मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो कि कृषि में श्रम करने से वंचित हैं या कृषि में श्रम नहीं कर पाते हैं या उससे फदिला जाते हैं लोग, जैसी कृषि में एक प्रकार से मान लेते हैं काम कम है तो वहाँ से जो एक प्रकार से ज़्यादा होते हैं, ऐसे लोग जो बेरोजगार होते हैं उनको एक प्रकार से नौकरी, यानी कृषि के अतिरिक्त जो श्रम शक्ति के अतिरिक्त होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं, उनको रोजगार प्रदान करता है कौन? पूंजी मूलक क्षेत्र। तो पूंजी मूलक क्षेत्र जो होता है कृषि में जो बची श्रम शक्ति होती है उसको भी अपने में खींच लेता है, अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। 9वां नंबर क्वेश्चन से लुईस मॉडल की 2 मान्यताएं बताएं।
पहली मान्यता ये है कि अर्थव्यवस्था में असीमित श्रम पूर्ति विद्यमान है। असीमित श्रम पूर्ति विद्यमान है किसमें भैया? जो है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में। और दूसरी बात इन्होंने कही कि अर्थव्यवस्था द्विक्षेत्रीय होती है, एक पूंजीवादी क्षेत्र होता है और एक जीवन निर्वाह क्षेत्र। जीवन निर्वाह क्षेत्र जो होता है वो कृषि जिसमें होती है वो होता है, और जो पूंजीवादी क्षेत्र होता है वो एक प्रकार से पूंजी मूलक क्षेत्र होता है, जो कि एक प्रकार से उद्योग धंधा, ये सारी चीज़ें जिसमें पूंजी का प्रयोग ज़्यादा होता है। और ये पूंजी वाले क्षेत्र जो होते हैं वो किसानों को या जो श्रम शक्ति होती है उसको भी एक प्रकार से अपने में समाहित कर लेते हैं, ऐसा बताते हैं लुईस। 10वां क्वेश्चन है, कृषि विकास का फाई रेसिन सिद्धांत क्या है? कृषि विकास का क्या भैया? फाई रेसिन सिद्धांत क्या है? तो फाई रेसिन का सिद्धांत एक अल्प विकसित श्रम अतिरेक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा भाग पारंपरिक व्यवसाय कृषि क्षेत्र में कार्यरत होता है। यह कृषि अर्थव्यवस्था पिछड़ी तथा गतिहीन होती है। निस्संदेह अर्थव्यवस्था में गैर कृषि क्षेत्र भी अस्तित्व हैं, परंतु श्रम में पूंजी विनियोग की मात्रा सीमित होती है। तो श्रम में पूंजी विनियोग की मात्रा सीमित है, लेकिन आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में खास करके जो गैर कृषि क्षेत्र है, और खास करके कैसी अर्थव्यवस्था में जो एक प्रकार से पूंजी वाली अर्थव्यवस्था है, उसमें एक प्रकार से कृषि का अस्तित्व है, जबकि श्रम में पूंजी विनियोग की मात्रा सीमित होती है। क्लियर? 11 नंबर क्वेश्चन है, फाई रेसिन सिद्धांत की जो है फाई रेनिस सिद्धांत की क्या करें? फाई रेनिस सिद्धांत की 2 मान्यताएं लिखें। पहली मान्यता, कृषि क्षेत्र का उत्पादन केवल भूमि तथा श्रम का फलन होता है। तो भूमि और श्रम का फलन, यानी इसमें कृषि करने के लिए भूमि और श्रम इन दोनों का उपयोगी होना जरूरी है। दूसरी बात, भूमि के सुधार के अतिरिक्त कृषि में पूंजी का संचय नहीं होता है। तो भूमि सुधार के लिए जो पूंजी प्रयोग में आती है उसके बाद में ज़्यादा पूंजी नहीं लगती, इसमें श्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कृषि में जो है बजाय पूंजी के। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन से महोदय, परंपरावादी कृषि के संबंध में सुल्ज महोदय, सुल्ज एक विद्वान है, ध्यान रखेंगे, सुल्ज महोदय के क्या विचार हैं? तो सुल्ज का कहना है कि जब कृषक यानी जब एक किसान या खेती करने वाला अपने पूर्वजों के द्वारा प्रयुक्त किए गए उत्पादन के साधनों की सहायता से ही कृषि करते हैं, तो ऐसी कृषि को परंपरागत कृषि कहते हैं। यानी ऐसी कृषि, जैसे मान लेते हैं आपके दादा ने, आपके बाबा ने बैल से हल जुताई करके खेती करी है, या एक प्रकार से कोई भी ट्रैक्टर वगैरह था पुराना, उसी से खेती करी है, आप भी उसी से खेती करें। आपके पिताजी इस तरीके के बीज बोते थे, आप भी वही बीज बो, मतलब कि जिस तरीके से आपके दादा परदादा ने कृषि करी है, जिन साधनों का प्रयोग करके, उन्हीं साधनों का प्रयोग करके जब आप खेती करते हैं तो वो एक प्रकार से कृषि परंपरागत कृषि कहलाती है अर्थशास्त्र की भाषा में, या एक प्रकार से कृषि एग्रीकल्चर की भाषा में। ठीक है, तो ये परंपरागत कृषि होती है। अगला क्वेश्चन से 13 नंबर, कृषि विकास में राज्य की 4 भूमिका लिखें। यानी कि राज्य यानी स्टेट की या देश की क्या भूमिका होती कृषि के विकास में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में? पहली विशेषता, पहली भूमिका, आर्थिक और सामाजिक ऊपरी पूंजी की व्यवस्था करता है, मतलब कि राज्य। दूसरी बात, कृषि के लिए आवश्यक संस्थागत सुधार करता है, जैसे बीजों, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, तमाम प्रकार के डाई अमोनियम सल्फेट या ऐसे तमाम प्रकार के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है, कीटनाशकों का प्रयोग, ये सब सरकार के द्वारा ही हुआ। कृषि साख की व्यवस्था करता है। कृषि साख का मतलब क्या होता है? कृषि को लेकर के जो फंड होते हैं, जो बैंक वगैरह व्यवस्था करते हैं पैसा वगैरह की, भैया आप ले सकते हैं। कृषि बाजार की व्यवस्था करता है, जहाँ पर कृषि से संबंधित चीज़ों को आप बेचते हैं मार्केट में जा करके। तो ये सब कृषि विकास में राज्य की 4 भूमिका होती है, यानी कि देश के बारे में, मतलब कि देश ऐसा करता है कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय कृषि नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय कृषि नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। चले, तो भारतीय कृषि नीति के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी भारतीय कृषि नीति जो बनी उसके बारे में क्या जानते हैं? भारतीय कृषि नीति, भारत जैसे विकासशील देश का आर्थिक विकास, यहाँ के कृषि क्षेत्र के उत्पादन की योग्यता, ग्रामीण क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, वांछित आधारभूत संरचना तथा कृषि क्षेत्र में व्याप्त तकनीकी और संस्थागत सुधारों आदि पर निर्भर करता है। अगर इन चीज़ों पर, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो तकनीकी और संस्थागत जो चीज़ें हैं उनमें सुधार किया जाए,
या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाए, या जो वंचित आधारभूत संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाए, मतलब कि जो हम चाह रहे हैं जिस तरीके की खेती होना वैसी खेती होना प्रारंभ हो जाए। ठीक है, तो और आर्थिक विकास, चूँकि कृषि क्षेत्र के उत्पादन की योग्यता, चूँकि उत्पादन अपने यहाँ पर ऐसे 1 बीघे में 2 कुंटल गेहूँ या 3 कुंटल गेहूँ बहुत ज़्यादा उगा पाते हैं। पंजाब वगैरह में आप देखेंगे, वही मतलब दूसरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा था, 3 कुंटल बीघा निकलता है गेहूँ, बहुत मानते हैं। पंजाब में 5 कुंटल गेहूँ बीघा निकलता है। पहले 1-1 कुंटल गेहूँ निकलता था, लेकिन जब 1968 और 1967 के आसपास क्रांति आती है, कौन सी, हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन, ठीक है, उनके द्वारा एक प्रकार से भारत में हरित क्रांति आती है। और हरित क्रांति के आ जाने से एक प्रकार से उन्नत किस्म की बीजों का, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि में हुआ, जिसके कारण से जो एक प्रकार से चावल और गेहूं की कृषि थी उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई। ठीक है, और आज हमारे समक्ष वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो सरकार में आप देखते हैं भारतीय कृषि नीति के बारे में चीज़ें होनी चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व तक ब्रिटिश सरकार भारतीय कृषि के विकास के प्रति उदासीन बनी रही, कोई काम नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप देश को समय समय पर भूख का सामना करना पड़ा, अकाल पड़ा, ठीक है, और दुर्भिक्ष आदि का सामना करना पड़ा। देश में बढ़ती जा रही जनसंख्या का प्रभाव यह हुआ कि यहाँ खाद्यान्नों की मांग और पूर्ति के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में कृषि के विकास के लिए योजनाएं बनाई गई, योजनाबद्ध रूप से सघन और सतत प्रयास लगातार किया गया, ताकि क्या हो कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता जो है के प्रति साथ साथ उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था भी हो सके। क्योंकि कृषि के ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कच्चे माल के रूप में उद्योगों में प्रयोग करी जाती हैं। कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी विनिमय अर्जित करके देश के आर्थिक विकास को गतिमान बनाया जा सके, ऐसी एक प्रकार से नीति बनाना उद्देश्य रहा है भारतीयों का, ठीक है, भारतीय सरकारों का। लेकिन एक प्रकार से अंग्रेज लोगों ने इतना ज़्यादा यहाँ से लूटा कि एक प्रकार से उससे हम लोगों को उभरने में समय लगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं बहुत सारी बनाई गई जो कि एक प्रकार से कृषि के विकास को लेकर के काम करती रहीं। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मतलब कि 5 साल की नीति होती थी। 5 साल में किस तरीके से किसी मुद्दे पर कैसे काम करना है सरकार को, ये एक प्रकार से एक प्लानिंग होता था, एक योजना होती थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की कृषि नीति को समझाइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि नीति जो बताई गई, उसमें देश की पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि के महत्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो रहा है 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक रहा है। यानी कि ये 5 वर्ष 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, चूँकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक एक वित्तीय वर्ष के रूप में माना जाता है भारत में। तो इसी समय 1 अप्रैल को शुरू हुआ 1951 से 31 मार्च 1956 तक, यानी 5 सालों तक एक प्रकार से इसमें कहीं कृषि में कैसे सुधार करना है, कृषि को लेकर के कौन कौन सी नीतियाँ बनानी है, सारी बातें इसमें फिक्स थी, मतलब बताई गई थी। इस योजना में कृषि विकास को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। कृषि के अस्थायी विकास के लिए आधुनिक उपकरण, उन्नतशील बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई की सुविधाओं का विकास करना योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया था। इसके अतिरिक्त इस योजना में अपनाई गई जो कृषि नीति है उसमें कृषि मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखना, इसके अलावा विपणन, संग्रहण और साख सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा कृषि का पुनर्गठन करना, ये सब शामिल था इस पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में कृषि और संबंधित क्षेत्र, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण पर कुल मिलाकर के लगभग आप देखेंगे 724 करोड़ व्यय किए गए थे, जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 37% था। तो ये एक प्रकार से बाढ़, सिंचाई और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखे वगैरह पड़ते हैं उनके लिए एक प्रकार से व्यवस्था करी गई थी, ताकि एक प्रकार से कृषि अच्छे तरीके से हो। अगला क्वेश्चन है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो रही है भी कृषि नीति को लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्रकार से प्रभावी रही है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1969 से लागू हुई और उसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इस योजना में कृषि, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर लगभग 3674 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 23.3% था। इस योजना में कृषि की क्षेत्र की प्रगति संतोषजनक नहीं रही, मतलब कि जितना सोचा था उतना ज़्यादा एक प्रकार से इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ। खाद्यान्न का उत्पादन आशा से कम हो गया। समग्र कृषि उत्पादन 2.57% की दर से बढ़ा, जबकि लक्ष्य जो रखा गया था 50% का रखा गया था। ठीक है, लेकिन बहुत कम बढ़ा। ठीक है, मतलब 5% लक्ष्य रखा गया था, 5% की दर से बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ा भैया, 2.57 बढ़ा। मात्र गेहूं के उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि होती है, जबकि चावल सहित अन्य फसलों का उत्पादन यहाँ पर अत्यंत निराशाजनक रहा। ये वही समय काल है भैया 1969 का समय, 1969 या जो कृषि योजना लागू की गई थी। ठीक है, मतलब कि हरित क्रांति आई थी, वही समय काल है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। इसमें गेहूं के उत्पादन तो वृद्धि होती है, लेकिन बाकी चीज़ों पर उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है।
17 नंबर प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की कृषि नीति को समझाइए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबंधित कार्यकलाप, ग्रामीण विकास और विशेष क्षेत्र कार्यक्रम तथा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, इन सभी पर कुल मिलाकर के लगभग 3,05,055 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 20% था। ठीक है, और इस योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि लगभग 2.3% रही। ये भी एक प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात मैं कर रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन से 11वीं पंचवर्षीय योजना की कृषि नीति क्या थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर कुल मिलाकर के 6,74,105 करोड़ रुपए खर्च किए गए या इसका प्रावधान किया गया, जो कुल योजना परिव्यय का लगभग 18% था। 18.5% जो है पंचवर्षीय योजना में केवल कृषि को लेकर के ही बातें नहीं होती थी, और भी चीज़ों पर फोकस किया जाता था, लेकिन जितनी बातें होती थी उनमें से लगभग 18.5% प्लस पैसा जो खर्च किया गया वो एक प्रकार से केवल और केवल कृषि पर खर्च किया गया। ठीक है, तो इस योजना में कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि लगभग 3.6% के आसपास रही। तो ये एक प्रकार से पंचवर्षीय योजनाएं बना करके कृषि को एक प्रकार से विकसित करने का काम भारतीय सरकार के द्वारा समय समय पर किया गया। 19 नंबर क्वेश्चन से फार्म आकार और उत्पादकता में विलोम शब्द संबंध बताएं। ठीक है, तो प्रोफेसर एएम खुसरो ने फार्म संबंध सामग्री के विश्लेषण के आधार पर फार्म आकार और फार्म उत्पादकता में विलोम संबंध की पुष्टि करी है, जबकि अशोक रुद्र ने विलोम संबंध की सांख्यिकीय सार्थकता को चुनौती दी है। जीआर सैनी ने कुछ वर्षों के लिए 9 राज्यों के अलग अलग फार्म प्रबंध आंकड़ों का प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि पारस्परिक कृषि में फार्म आकार और उत्पादकता के बीच विलोम संबंध पाया जाता है। तो फार्म आकार और उत्पादकता दोनों में एक प्रकार से अलग, मतलब फार्म आकार मतलब किस तरीके कितनी खेती आप कर रहे हो, कितना उत्पादन कर रहे हैं। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जो है चीज़ों पर अलग अलग जो है खेतों पर अलग अलग उत्पादन होता है। जैसे किस कहीं पर ज़्यादा उत्पादन कम खेतों में, कहीं जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश का मैंने उदाहरण दिया था, तो वो ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय कृषि नीति जो आई थी 2020 में, अभी आई है राष्ट्रीय कृषि नीति 2020 पर, उस पर प्रकाश डाले। तो भारत में कृषि एक ऐसी जीवन पद्धति और परंपरा है जिसने लोगों के विचार, दृष्टिकोण, संस्कृति और आर्थिक जीवन को सदियों से प्रभावित किया है। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का रीढ़ और देशवासियों की वृद्धि का प्रमुख साधन बनी हुई है। वस्तुतः कृषि देश के नियोजित सामाजिक आर्थिक विकास की सभी कार्य नीतियों का मूल है। घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, निर्धनता के स्तर में कमी लाने और आय और संपत्ति के वितरण में साम्यता लाने के लिए कृषि का तीव्र विकास आवश्यक और वांछनीय है। ये बात कृषि नीति 2020 में बताई गई। ठीक है, और इसमें कई प्रावधान भी सामने आए हैं, उसके बारे में चर्चा होती रहेगी। आगे देखें 21 नंबर क्वेश्चन से पोषणीय अथवा सतत कृषि विकास के 2 सुझाव दीजिए। पोषणीय या सतत विकास का मतलब सीधा सीधा होता है नहीं, ऐसा विकास किया जाए, ऐसा डेवलपमेंट हो जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए भी चीज़ें बची रहें और हम भी उचित मात्रा में उपयोग कर सकें। यानी कि संसाधनों के या कृषि के एक प्रकार से ऐसा दोहन किया जाए खेतों का, इस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें जिससे एक प्रकार से उसकी उर्वरक क्षमता बनी रहे और विवेक सम्मत तरीके से, तर्क सम्मत तरीके से उसका दोहन करें, ऐसा मानना है। पहली बात, भूमि पर जैविक दबाव यानी कि जो बायोटिक प्रेशर है उसको सीमित करना और कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोगों में अंधाधुंध परिवर्तनों पर रोक लगाना। दूसरी बात, अप्रयुक्त व्यर्थ पड़ी भूमियों को कृषि तथा वनिकी के लिए प्रयोग में लाना, ताकि वहाँ पर चाहे वन लगा दे चाहे कृषि के योग्य बना दे। ऐसी भूमि जो मरुस्थल है उनको एक प्रकार से कृषि के योग्य बनाना, ये एक प्रकार से पोषणीय या सतत कृषि में शामिल है। 22 नंबर क्वेश्चन से कृषि विविधीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई जानी चाहिए। कृषि विविधीकरण के लिए भोजन में जंतु प्रोटीन की उपलब्धता बढ़ाने तथा निर्यात हेतु अतिरेक के सृजन के प्रयासों में पशुपालन, कुक्कुट पालन यानी कि पशुपालन मतलब कि पशुओं का पालन किया जाए, कुक्कुट माने मुर्गा पालन, इसके अलावा डेयरी उद्योग, जल कृषि के विकास को एक प्रकार से उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा दूध, मांस, अंडा और पशु उत्पादों की आवश्यकता पूरी करने तथा कृषि कार्यों एवं परिवहन हेतु गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के रूप में भारवाही पशुओं की भूमिका बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन नीति बनाई जाएगी। ऐसा एक प्रकार से किया गया। 23 नंबर क्वेश्चन से कृषक राष्ट्रीय आयोग के बारे में आप क्या जानते हैं। तो केंद्रीय सरकार ने 2004 ईस्वी में प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में कृषकों और कृषि क्षेत्र के लिए कार्य योजना पर सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया।
इस आयोग ने कृषि और कृषकों से संबंधित विषयों पर दिसंबर 2005 ईस्वी और अक्टूबर 2006 ईस्वी के बीच में 5 रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट को कार्यान्वित किया जाने, यानी इसको कार्य में लाने के लिए या प्रयोग में लाने से भारतीय कृषि का कायाकल्प जो है वो हो सकेगा, यानी कि उसको एक प्रकार से बड़ा प्रॉफिट होगा तथा करोड़ों किसानों का जीवन उन्नत किया जा सकेगा, ऐसी धारणा व्यक्त की गई है। कृषक राष्ट्रीय आयोग के में एक प्रकार से ये बात ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन वही व्यक्ति हैं जो कि एक प्रकार से भारत में हरित क्रांति लाने के एक प्रकार से जनक माने जाते हैं, इसलिए भारत के में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर डॉक्टर वर्गीस कुरियन माने जाते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कृषकों की 2 समस्याएं लिखें। पहली समस्या कृषक की ये है, किसानों की, कृषकों को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सूखा पड़ गया, जैसे इस समय सूखा पड़ा हुआ है, बाढ़ आ गया या गैर मौसमी और भारी बारिश हो गई, इसके कारण से फसलें नष्ट हो जाती हैं, इसके कारण से फसल को भारी नुकसान हो जाता है। तो पहला समस्या ये। दूसरी ये कि छोटे कृषकों को संस्थागत सहायता की स्थिति कमज़ोर है। यही बात फसल उपरांत टेक्नोलॉजी के बारे में भी सत्य है। अभी भी भारत के बहुत से हिस्सों में धान को सूखने के लिए सड़कों पर बिछा दिया जाता है ताकि धान सूख जाए। सभी प्रकार के गोदामों और रख रखाव की सुविधाओं के अभाव के कारण से फलों और सब्जियों का लगभग 30% भाग जो है नष्ट हो जाता है, चूँकि धूप और इन सभी के कारण से, चूँकि एक प्रकार से रखने की उचित व्यवस्था नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारे इधर एक आलू स्टोर केवल है और उसमें एक प्रकार से मतलब आलू स्टोर कोल्ड स्टोर होता है, उसमें रखी जाती है, लेकिन उसमें रखने के लिए बड़ा एक प्रकार से दिक्कत होती है, 3-3 दिन तक निकालने के लिए समय लगता है। तो कहीं ना कहीं पे सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि भाई हर एक क्षेत्र में भला एक भंडार गृह, एक सुधार गृह हो, मतलब एक भंडार गृह हो जिसमें सभी लोग अपना अनाज वगैरह रख पाएँ, या और भी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, तो ये समस्याएँ रही भारतीय किसानों की। 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कृषकों की दशा सुधारने के लिए 2 सिफारिशें बताएं। पहली सिफारिश ये है कि देश को कृषि नीति की नहीं बल्कि राष्ट्रीय किसान नीति की आवश्यकता है। कृषि को केवल अनाज उत्पादन के आधार पर देखना बंद करें। उन 60 करोड़ किसानों के कल्याण के लिए नीतिगत बदलाव करने पड़ेंगे जो गलत नीतियों के कारण से आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। तो पहली बात तो सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी ऐसे किसान जो आत्महत्या करते हैं आए दिनों, वो क्यों करते हैं इसका कारण जाने, और उस कारण को, और क्यों करते हैं सभी जानते हैं, चूँकि भाई कि फसल बोते हैं, फसल का उचित रेट नहीं मिलता है। अभी मैं बताऊँ, हमारे घर पे जो है मक्का बोया गया था, तो लगभग 10 बीघे मक्का जो है हमारे भैया बड़ी मेहनत करके बोए, और जब उसको बेचने की बारी आई तो बहुत सस्ता हो गया। तो अपना जो एक प्रकार सारी चीज़ें होती है, ऐसे जब वो ये अरबी होती घुइया बोते, तब भी जैसे हम लोग जब बोते हैं कोई सामान तो सस्ता हो जाता है ऑटोमेटिक, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो या उससे नीचे और बिकने लगता है। अब आप खरीद करके बोए हो 85 रुपये किलो बीज, अब आपका बिक रहा है 10 रुपये किलो, तो एक प्रकार से घाटा तो लगता है, दिन रात उसी में सींचते मर जाओ। उसके बाद में जब बेचने पहुंचोगे तो एक प्रकार से पता लगेगा कि भैया तो मंडी का रेट इतना घटा है। अब ये कहते हैं कि भाई मंडी का रेट कभी घटता है कभी बढ़ता है, इसका कुछ अता पता नहीं चलता, तो ये गलत बात है। एक फिक्स रेट हो जो, यानी किसानों को अगर मान लेते हैं एक सरकारी हो कि भाई सरकार आपका अगर ये फसल आप बो रहे हो तो ये एक प्रकार से दावा करे कि मैं इतने रुपए में आपकी फसल खरीदूंगी या खरीदूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि लोगों को, किसान लोग खेती करने के लिए करके उत्सुक होंगे। अब क्या आप सोचेंगे कि भाई दोबारा कोई किसान ऐसा करेगा कि भाई अब खेत है, लोग मजबूरी में बो देते हैं कि भाई चलो कोई कहे ना कि भाई क्यों नहीं बो रहे हैं खेत, ये इसलिए बोना पड़ता है। नीतिगत बदलावों के लिए दिए गए सुझावों में देश व राज्य स्तर पर कृषि मंत्रालयों के स्थान पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय बनाने की सिफारिश की गई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। यानी किसानों को लेकर के सरकार को काम करना पड़ेगा। अगर सरकार ने इसमें लापरवाही बरती तो कहीं ना कहीं पे ये किसानों के लिए ही एक प्रकार से नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए एक प्रकार से बड़ी वो एक प्रकार से क्षति होगी, और किसान लगातार जब मरते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, चूँकि बड़ी मेहनत करने के बाद में उनको उनका हक नहीं मिल पाता, जब उनको उनका हक नहीं मिल पाता इतनी मेहनत के बावजूद, तो क्या करेंगे, तो इसीलिए वो आत्महत्या करते। तो इस पर सरकार की एक समिति बनाई जाए, उस पर इस प्रकार से इस पर चर्चा करी जाए क्यों ऐसा हो रहा है और इसको रोकने के लिए उपाय करे जाए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की अगर बात की है तो यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसकी घोषणा 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इसका अंतिम उद्देश्य था ग्रामीण भारत को कुशल श्रम के वैश्विक प्राथमिक स्रोत के रूप में विकसित करके भारत की जनसांख्यिकीय आधिक्य को जनसांख्यिकीय लाभ में बदलना था। इसके परिणाम रूप में यह योजना ऐसी 55 मिलियन गरीब ग्रामीण युवकों को लाभ देगी जिन्हें सतत रोजगार देकर के कुशलता के लिए तैयार किया जाएगा। इस
तरह यह योजना पीढ़ी के गरीब उन्मूलन मतलब गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। DDU-GKY इस तरह बनाया गया है कि वह प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया अभियान में प्रमुख योगदान करे। अब ये डी के मतलब कि DDU यानी कि दीनदयाल उपाध्याय, GKY मतलब ग्रामीण मतलब कि ग्रामीण कौशल योजना यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर के तमाम प्रकार के मोदी जी के द्वारा चलाए गए वो। ठीक है, आगे देखें 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन से कृषि उत्पादन फलन क्या है? कृषि उत्पादन फलन, उत्पादन फलन कृषि आगतों अथवा निर्विष्टों एवं कृषि उत्पाद के मध्य मतलब कि फलात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यह स्पष्ट करता है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले संस्थागत या तकनीकी जो परिवर्तन होते हैं वो कृषि उत्पादन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। कृषि उत्पादन की रीतियों के विश्लेषण हेतु प्रायः निम्नलिखित उत्पादन फलन का प्रयोग किया जाता है। Q बराबर FLKLD इस समीकरण का प्रयोग करके हम यह जान पाते हैं कि आखिरकार क्या परिवर्तन हुआ है और किस तरीके का फायदा हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है अधिकतम जोत क्या है? अधिकतम जोत, तो अधिकतम जोत का मतलब होता है भूमि के उस क्षेत्रफल से जिसको एक कृषक यानी एक किसान अपने स्वामित्व में रख सकता है। यानी एक स्वामित्व में अपने अंडर में अपने रख रखाव में कितने खेत को व्यक्ति रख सकता है। कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने आर्थिक न्याय की दृष्टि से यह सुझाव दिया था कि कृषि भूमि के टुकड़ों की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए ताकि असीमित मात्रा में भूखंड कुछ व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित ना हो जाए। मतलब किसी के पास 200 बीघा हो जाए, किसी के पास 5 बीघा ना हो, ये एक प्रकार से ख़त्म करने के लिए नीति बनाई गई। और वे भी औद्योगिक एकाधिकारियों की तरह जनता का शोषण ना करने लगे। अधिक जोत सीमा सामान्यतया आर्थिक जोत के 3 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न कानून लागू है जिनके आधार पर जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई कि भाई इतना खेत, एक प्रकार से इतने से अधिक खेत नहीं हो सकता है, इतना खेत आपके पास अगर है तो वो एक प्रकार से नहीं होना चाहिए। 29 नंबर क्वेश्चन से अनुकूलतम यानी कितना खेत रख सकते हो था अधिकतम सीमा। अनुकूलतम जोत क्या होती है? अनुकूलतम जोत वह अधिकतम आकार वाली जोत होती है जो एक परिवार के पास होनी चाहिए। यानी कि एक परिवार के लिए कितने खेत की ज़रूरत है वो अनुकूलतम जोत होती है। और एक परिवार कितना खेत रख सकता है, कितना खेत उसको हो सकता है एक प्रकार से अधिकतम, तो वो होता है एक प्रकार से अधिकतम जोत। ठीक है, यह एक ऐसी जोत है जिसमें भूस्वामी स्वयं कृषि करता है और उसके द्वारा उत्पादन के साधनों का इस तरह सर्वोत्तम ढंग से समन्वय किया जाना है कि उसको न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त हो, यानी कि वो कम खर्चे में थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर ले। अनुकूलतम जोत को आदर्श जोत भी कहा जाता है। अनुकूलतम जोत का आकार प्रायः आर्थिक जोत के आकार से बड़ा होता है। ठीक है, ये होता है अनुकूलतम जोत। 30 नंबर क्वेश्चन आ चुका चकबंदी। चकबंदी बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रकार से ये है, आप लोगों ने सुना होगा गांव वगैरह में, इसके कई लाभ होते हैं। चकबंदी का मतलब होता है जैसे मान लेते हैं आपके खेत जो हैं अलग अलग स्थानों पर थोड़े थोड़े 2 बिस्सा उधर है, 4 बिस्सा उधर है, 5 बिस्सा उधर है, तो चकबंदी होती थी। तो चकबंदी में आपके सारे जितने भी गाटे होते थे, जितने भी अलग अलग खेत होते थे, उन सभी को इकट्ठा किया जाता था, वही चकबंदी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चकबंदी के कई लाभ होते हैं। पहला लाभ ये कि वैज्ञानिक कृषि को बढ़ावा देना चकबंदी का लाभ है। दूसरा, कृषकों की आय तथा रहन सहन के स्तर में सुझाव। तीसरा, पूंजीगत साधनों का समुचित उपयोग। और चौथा, श्रम और साधनों की बचत होती है इससे। आप 2 बिस्सा खेत उधर बोने जाएंगे, 2 किलोमीटर इधर, 3 किलोमीटर उधर आप जाएंगे दूसरा खेत बोने के लिए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका लागत ज़्यादा लगेगी और फायदा कम होगा। 31 नंबर प्रश्न, चकबंदी क्या है? चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बिखरी हुई जोतों को या बिखरी हुई भूमि को एक चक में बदल करके आर्थिक जोत व लाभप्रद कृषि सृजन किया जाता है। प्रोफेसर स्टिकलैंड कहते हैं कि चकबंदी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्वामित्वधारी कृषकों को अपने इधर उधर बिखरे हुए जो खेत होते हैं उनके बदले में उसी किस्म और कुल उतने ही आकार के 1 या 2 खेत लेने के लिए राजी अथवा विवश किया जा सकता है। ये होती चकबंदी। चकबंदी में आपके जो इधर उधर फैले खेत हैं उनको इकट्ठा करके आपको एक चक्र के रूप में उसको दे दिया जाता है, उसी लिए इसको चकबंदी कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन से चकबंदी के प्रकार बताएं। चकबंदी कई प्रकार की होती। पहली, ऐच्छिक चकबंदी यानी जब आप अपनी इच्छा से करवाते हैं और सभी लोग अपनी इच्छा से करवाते हैं। दूसरा, अनिवार्य चकबंदी यानी जिसमें आपको मानना ही पड़ता है। ठीक है, सरकार, चूंकि सरकार मानते उधर से सड़क बनवा रही तो आपको सड़क के बदले अलग जाकर के खेत दे देगी। ठीक है, सड़क का कोई काम मतलब कि सरकार कोई काम हो रहा है, अब उस काम में आपकी ज़मीन बीच में आ रही तो वो ज़मीन सरकार ले लेगी और आपको अलग दे देगी, तो वो हो जाएगी आपकी अनिवार्य चकबंदी यानी वो ज़रूरी ही है। 33 नंबर क्वेश्चन से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को कृषि क्षेत्र में लागू करने की 4 कठिनाइयाँ क्या हैं?
तो कई कठिनाइयाँ सामने आ रही। पहली है कि कृषि श्रमिकों में संगठन का अभाव है। कृषि श्रमिक जैसे एक प्रकार से मजदूर संगठन होते हैं, ऐसे कृषि का श्रम कोई नहीं है जो कि एक प्रकार से विश्व स्तर पर या केंद्र स्तर पर नेतृत्व कर सके। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र में कार्यरत कृषकों और श्रमिकों में शिक्षा का अभाव है। लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इस कारण से अपनी अधिकारों को जान नहीं पाते। तीसरी बात, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और कृषि श्रमिकों की उत्पादकता का स्तर निम्न होना, जिससे नियोजक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी देने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से क्या है, चकबंदी के मतलब कि ये सब एक प्रकार से कृषि में न्यूनतम मजदूरी कानून लागू होने के मार्ग में ये बाधाएं आती हैं। चौथी बाधा आती है कृषि क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। ये भी एक समस्या के रूप में सामने आ रही है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानून नहीं लागू होना एक प्रकार से होने दे रही है उसको। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है, कृषि श्रमिकों की 4 समस्याएं लिखें। तो कृषि श्रमिकों की कई समस्याएं हैं, जिनमें पहली 4 समस्याएं ये हैं। पहली है रोजगार की स्थिति को लेकर के समस्या है। दूसरी बात, प्रतिकूल परिस्थितियां होती है। तीसरी, गरीबी। और चौथी, सीमित श्रम। तो ये एक प्रकार से 4 समस्याएं हैं कृषि श्रमिकों की। 35 नंबर क्वेश्चन से नियंत्रित मंडियों की स्थापना के उद्देश्य लिखिए। पहली बात, अनियंत्रित मंडियों की व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कृषकों की जो मध्यस्थ लोग होते हैं उनके शोषण से रक्षा करने के लिए किसानों की, चूँकि मंडियों की स्थापना इसलिए करी गई ताकि एक प्रकार से जो शोषण, जो एक प्रकार से बिचौलिए होते हैं, जो एक प्रकार से आपको ठग लेते हैं, वो ठगी आपके साथ ना हो पाए। दूसरी बात, विपणन व्यवस्था को दक्ष बनाना ताकि कृषकों को उनके उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त हो सके और उपभोक्ता को आवश्यक मात्रा कम कीमत पर उपलब्ध हो सके। इस तरीके से नियंत्रित मंडियों की स्थापना करी गई। ठीक है, नियंत्रित मंडियों की, बाकी अनियंत्रित मंडियाँ जो होती थी उससे बड़ा हानि होती थी किसानों को। अगला प्रश्न 36 नंबर आप देखेंगे, नियंत्रित मंडियों के 2 लाभ बताइए। पहला लाभ ये है महोदय, देखिए अपने उत्पाद को नियंत्रित मंडियों में बेचने से कृषकों को कई लाभ प्राप्त होते हैं। पहला लाभ ये कि मंडी के व्यापारी मंडी के नियमों के अंतर्गत ही कार्य करते हैं और यहाँ कृषकों का व्यापारियों के द्वारा शोषण नहीं करा जाता है। क्योंकि पहले व्यापारी लोग किसानों का शोषण कर लेते थे, किसानों को बहला फुसला करके उनसे कम दामों पर सब्जियों खरीद लेते थे या फलों को खरीदते थे या अन्य चीज़ों खरीद लेते थे और उसको ऊँचे दाम पर बेचते थे और लाभ खुद कमाते थे जो व्यापारी लोग होते थे। इसमें किसान लोग एक प्रकार से जो खेतों से में बो करके गए हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिलता था। ठीक है, उनको घाटा होता था। दूसरी बात, नियंत्रित मंडी में वस्तुओं की बिक्री खुली नीलामी पद्धति के द्वारा प्रतियोगिता के अंतर्गत की जाती है, जिसमें कृषकों को अपने उत्पाद की उचित कीमत प्राप्त होती है। जैसे आप सुबह, अगर आपको मंडी सिस्टम समझना है तो सुबह आप उठें और अपने मार्केट में चले जाए जहाँ पर मंडी लगती है, तो वहाँ पर जाएंगे तो किसान लोग बहुत सारा अपने बोरे में, झउआ में सब गोभी और ये सब लेकर के पहुँचेंगे, मतलब जो भी बोए रहेंगे। ठीक, खीरा लेकर के पहुँचेगा, कोई गाजर लेकर के, कोई कुछ भी लेकर के। वहाँ पर एक मंडी के एक प्रकार से होते हैं जिसको अड़तिहा बोलते हैं, आढ़त वाले। तो आढ़त वालों के पास आप जाएंगे तो वहीं पर आप अपना फसल रख देंगे जो भी आप लेकर के गए हैं। तो लोग खरीदने के लिए आएंगे अलग अलग जगहों से, तो बोलेंगे भैया जो है 20 फूल गोभी हमें दे दो, वो दे दो। तब बोलेंगे कितना रेट चल रहा है भैया, तो जो बिचौलिया या जो अड़हतिया होता है वो बताएगा कि भाई इतना रेट चल रहा है। तो ये बताएगा, तो इनसे किसान से पूछेगा कि भाई आप इतने बेचोगे, तो कहा भाई रेट यही चल रहा, तो भाई बेच दो। चूँकि और तमाम प्रकार के अड़हतिया होंगे तो सभी पर यही रेट चल रहा होता है, तो ऐसे में एक प्रकार से फिक्स है रेट, तो वहाँ पर बेचते हैं। 1-2 रुपये बिचवाई अड़हतिया लेते हैं, जो जिनके स्थान पर, जिनके ज़मीन पर आप रखते हैं वो लोग 1-2 रुपये लेते हैं, यानी कि 1 किलो के पीछे 1 रुपया ले लिया, 2 रुपये ले लिए, इस तरीके से लेते हैं बिचवाई। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अब आप सोचते हो गुरुजी कैसे जाना था ये सब, हम खूब मंडी घूमे हैं भैया। मंडी में पहले हम सब्जी लेके जाते रहे बेचे। सब्जी वब्जी हम लोग जब बोते थे तो सुबह, मतलब हमारे भैया जो बड़े वाले हैं वो जो साथ में लेकर के तो सब्जी बेचने, सब्जी खरीदने हम लोग जाते हैं। तो मंडी में जाते हैं तो ऐसे ही होता है कि 1 रुपया बेचवाई लागे, 1 रुपया बेचवाई छोड़े इतना रुपया, ऐसे चिल्लावा करिए सभी। 37 नंबर प्रश्न, मंडी समितियों के 4 कार्य लिखिए। मंडी समितियों के कई कार्य होते हैं, जिनमें से 4 प्रमुख हैं। पहला काम, मुख्य और गौण मंडी का प्रबंध करना, यानी कुछ मुख्य मंडियां होती हैं, कुछ थोड़ी सी उससे नीची मंडियां होती हैं। दूसरी, मंडी में विभिन्न विपणन सेवाओं के लिए लागत दर नियत करना। तीसरी, कृषि वस्तुओं में होने वाले अपमिश्रण को रोकने की व्यवस्था करना। और चौथी, कृषि वस्तुओं के श्रेणीकरण और मानकीकरण की मंडी में व्यवस्था करना। ये मंडी समितियों के काम होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से बेरोजगारी की अवधारणा को बताएं। बेरोजगारी की अवधारणाएं, भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए जिन अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। पहली बात तो, सामान्य स्थिति बेरोजगारी को ध्यान में रख करके हम भारत में
बेरोजगारी को पता लगा लेते कि भाई बेरोजगार लोग कितने हैं। दूसरी बात साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, और तीसरी दैनिक स्थिति बेरोजगारी। यानी एक दैनिक स्थिति बेरोजगारी यानी कि जो एक दिन में कितना कमा पाते हैं, या सामान्य स्थिति बेरोजगारी मतलब कि एक जब हम देश की जनसंख्या को एक प्रकार से निकालते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम करते हैं साप्ताहिक एक सप्ताह के हिसाब से, तो इस तरीके से बेरोजगारी जो है भारत में तो है ही। भारत इतना बेरोजगार देश कोई दूसरा देश आपको नहीं मिलेगा। भारत में बेरोजगारी तो बहुत ही अपने चरम पर है इस समय। और आजकल तो कोई परीक्षा हो रही तो उसका पेपर भी लीक हो जा रहा है, ठीक है, पेपर लीक हो जा रहा है। आप देख रहे हैं बड़ी नीट जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के पेपर जब लीक हो जा रहे हैं तो आप सोचो, आप शुक्र मनाओ कि भाई चलो बीए कर रहे हो, और मतलब खास करके बीए कर रहे हो, आगे चल करके आपको भी पढ़ना पड़ेगा। नीट की तैयारी कौन करता है? 12 कक्षा 12 10 पास करके बच्चे नीट की तैयारी 12 पास करके करने लगते हैं, नीट की परीक्षा देते हैं, उसके बाद में फिर वो एमबीबीएस वगैरह के लिए एक प्रकार से एडमिशन पाते हैं। तो बड़ा पैसा भी लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर परीक्षा लीक हो जाती है। कुछ कुछ तो 720 नंबर पा गए बच्चे। चलें 39 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बेरोजगारी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। बेरोजगारी का स्वरूप, भारत में अधिकांश बेरोजगारी संरचनात्मक अथवा ढांचागत है। वर्ष 1951 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या में लगभग 2.1% की दर से तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप श्रम बाजार में नौकरी की तलाश करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है, परंतु धीमी आर्थिक वृद्धि के चलते रोजगार के अवसरों में कम वृद्धि हो पाई है। अतः एक योजना से दूसरी योजना में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती चली गई है। इस बेरोजगारी का स्वतंत्र मतलब कि स्वरूप ऐसा है कि इसे दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता होगी, और इस तरीके से भारत से बेरोजगारी को हम खत्म कर पाएंगे जब ऐसा हम काम करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, सरकारें भी क्या करें? सरकारें भी लगातार प्रयास में रहती हैं। जो बिचौलिए लोग होते हैं या एक प्रकार से ऐसे मतलब जो माफिया होते हैं, वो लोग पेपर भी लीक करवा देते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। अब सभी लोग नौकरी ही चाहते हैं, तो भाई कितना नौकरी सरकार ही दे देगी, लेकिन फिर भी सरकार को इस पर बड़ा नियम बनाना चाहिए कि भाई जो योग्य व्यक्ति हैं, जो पढ़ते लिखते बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था करी जाए, ठीक है, और उनके लिए व्यवस्थित चीज़ें करी जाएँ। तो हालांकि हो रही हैं, किस तरीके से प्रयास हो रहा है लगातार। चले आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक क्या मतलब कृषि श्रमिक का क्या अर्थ है? तो कृषि श्रमिक वह है जो मूलतः अकुशल और असंगठित है। कृषि श्रमिक वह है जो अकुशल तथा असंगठित है, जिसके पास जीविकोपार्जन के लिए अपने श्रम के अतिरिक्त लगभग और कुछ नहीं होता, यानी केवल अपना वो श्रम कर सकता है। इस तरह से श्रमिक की आय का अधिकांश भाग खेती से ही प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करना होता है। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अनुसार कृषि श्रमिक के बारे में बताएगा कि भाई ऐसा व्यक्ति जो केवल श्रम पर डिपेंड होता है, अपनी मेहनत पर डिपेंड होता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानता है, और अगर वो उसकी मेहनत उसको ना मिले, कहीं पर करने का काम ना मिले, तो भूखों भी मर सकता है, मतलब भूखों मर जाएगा। ऐसी सिचुएशन होती कृषकों की। या व्यक्ति चूँकि वही काम जानता है, मान लेते खेत उसके पास ना हो या काम करने कहीं पर ना मिले, तो भाई क्या करेगा, कहाँ से खाएगा। कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि के 4 कारण लिखिए। तो कई कारण हैं। पहला कारण है कुटीर और ग्राम उद्योगों का पतन हो रहा है लगातार। दूसरी बात जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तीसरी बात गरीबी और ऋणग्रस्तता लगातार बढ़ रही है। औद्योगिकरण की प्रगति धीमी है इस समय। तो कहीं ना कहीं पे इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, इन सभी कारणों से जो है कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि लगातार बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन से 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, कृषि श्रमिकों की समस्या के 4 समाधान बताएं। तो कई समस्याओं के समाधान है। पहला है कार्य के घंटों का नियमन करा जाए, यानी कार्य कितने घंटे किए जाएं उसको फिक्स किया जाए। कृषि श्रमिकों के लिए भूमि भी दी जाए। कृषि में सुधार किया जाए। कार्य की दशाओं में भी सुधार किया जाना जरूरी है। 43 नंबर प्रश्न है, कृषि सब्सिडी क्या है? कृषि सब्सिडी, तो कृषि सब्सिडी जो होती है जिसे कृषि प्रोत्साहन भी कहा जाता है, एक सरकारी प्रोत्साहन है जो कृषि व्यवसायों, कृषि संगठनों और खेतों को उनकी आय के पूरक कृषि वस्तुओं की आपूर्ति का प्रबंधन करने और ऐसी वस्तुओं की लागत और आपूर्ति को प्रतिकूल या प्रभावित करने के लिए भुगतान किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा जब एक प्रकार से एक पूंजी दी जाती है लोगों को कि भाई आप कृषि करो, एक सब्सिडी के रूप में। सब्सिडी जैसे गैस सब्सिडी अभी आती थी कि भाई आप अगर गैस पर खाना बनाओगे तो आप 1000 का गैस लाओ या 900 का गैस लाओ, तो उसके बाद में 1100 या 100 रुपये जो भी सब्सिडी आती थी बाद में आती थी, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका महोदय। प्रश्न है कृषि सब्सिडी के प्रकार लिखें। तो कई प्रकार हैं। पहली बात है प्रत्यक्ष सब्सिडी। प्रत्यक्ष सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जो सरकार के द्वारा किसान को नगद के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे कि 2000 रुपये महीने आजकल मोदी सरकार के द्वारा किसानों को मिल रहे हैं। 2000 महीने या ऐसे कुछ मिल रहा है, ठीक है, 2000 रुपये महीने मिल रहे हैं। उदाहरण कृषि ऋण, मतलब 2000 रुपये 6 महीने में, ऐसा कुछ है प्रावधान।
उदाहरण कृषि ऋण माफी योजना, जैसे कि आप देखते हैं कांग्रेस सरकार ने कृषि को लेकर के जिन बड़े बड़े किसानों ने कर्जा लिया था, उसमें चूंकि छोटा किसान तो कर्जा लेगा नहीं, जिसके पास 2 बीघे 5 बीघे खेत है वो कर्जा थोड़ी लेने लेगा, वो तो उसी में एक प्रकार से केवल निर्वाह कृषि कर रहा है। बड़े किसान लोग कर्जा लेते हैं, बड़े किसान मतलब जिनके पास 100 बीघे 200 बीघे खेत है वो कर्जा लेंगे। अब उनका कर्जा तो माफ़ हो जाता है, जो छोटे किसान होते हैं हमारे डर के कर्जा लेते ही नहीं हैं, तो उनके कर्जे की कोई बात ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कृषि ऋण माफी योजना कांग्रेस सरकार ने चालू करी थी। प्रधानमंत्री किसान योजना भी एक प्रकार से चालू है। तो ये दो एक प्रकार से प्रत्यक्ष सब्सिडीज के दो उदाहरण हैं। दूसरा है अप्रत्यक्ष सब्सिडी। अप्रत्यक्ष सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जो फसलों और उर्वरकों जैसी अन्य कृषि खरीद पर छूट के माध्यम से प्रदान करी जाती है। तो इस तरीके से यानी कि कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन पर छूट दे दिया, जैसे कि बीज पर छूट दे दें, उर्वरकों पर छूट दे दें। ठीक है, आजकल तो आप देख रहे हैं कि डाई वाई यूरिया इतना महंग चली गई जो उन्हें जवाब नहीं। आगे देखो 45 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। भारत में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है? खाद्य सुरक्षा की अवधारणा सामान्यतः खाद्य सुरक्षा की अवधारणा की चर्चा देश के समग्र जनसंख्या के लिए खाद्यान्नों की न्यूनतम मात्रा उपलब्ध कराने के रूप में की जाती है। विश्व विकास रिपोर्ट 1996 के अनुसार सभी व्यक्तियों के लिए सभी स्तर पर एक सक्रिय स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता को खाद्य सुरक्षा की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। खाद्य और कृषि संगठन जो है, जिसको आप FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप खाद्य एवं कृषि संगठन कहते हैं, उसने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा दी। कहा कि सभी व्यक्तियों को सही समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक और आर्थिक दोनों रूप से उपलब्धता के आश्वासन के रूप में की गई है। एक प्रकार से खाद्य सुरक्षा ये होती है। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा की अवधारणा ये है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न है भैया 46 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। भारत में खाद्य समस्या के 4 स्वरूप बताएं। तो कई स्वरूप है। पहला है खाद्य समस्या का परिमाणात्मक स्वरूप, दूसरा खाद्य समस्या का गुणात्मक स्वरूप यानी क्वालिटी में परिवर्तन या क्वालिटी। और पहली बात तो परिमाणात्मक मतलब होता है कि उसकी क्वांटिटी, और इसका मतलब होता है क्वालिटी। साख समस्या का आर्थिक स्वरूप और खाद्य समस्या का वितरणात्मक स्वरूप यानी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वितरण है और किस तरीके से उसका स्वरूप है, कितना गुण है, कितनी क्वालिटी की एक प्रकार से चीज़ें हैं भारत में खाने की और कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में चीज़ें हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है खाद्य सुरक्षा प्रणाली के मुख्य अंग लिखिए। पहला, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य मांग पूरी की जा सके और साथ ही साथ जनसंख्या के एक बड़े भाग में व्याप्त अल्प पोषण को कम किया जा सके। दूसरी बात, खाद्य पदार्थों की वसूली और भंडारण के लिए न्यूनतम समर्थित मूल्य उपलब्ध करवाना। तीसरी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन करना। ये 3 काम ऐसे हैं जो कि एक प्रकार से 3 मुख्य अंग हैं जो खाद्य सुरक्षा प्रणाली के एक प्रकार से संबंधित हैं। 48 नंबर क्वेश्चन से खाद्य समस्या के 4 कारण लिखिए। पहला कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। और दूसरा कारण क्या है भैया? दूसरा कारण है आपका दूसरा कारण है कृषि की क्षेत्रफल में ह्रास हो रहा है। कृषि का क्षेत्रफल जो है, खेत कम हो रहा है, प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन हो रहा है, प्राकृतिक संकट मंडरा रहे हैं तमाम सारे, व्यापारिक कृषि का विकास एक प्रकार से हो रहा है। इस कारण से क्या हो रहा है, खाद्य सुरक्षा की समस्या हमारे समक्ष आ रही है। व्यापारिक कृषि लोग कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 बीघे खेत है तो 5 बीघे गन्ना लोग बोते हैं, इसलिए ताकि क्या हो कि भाई कुछ पैसा भी हाथ में लग जाए, बिटिया का ब्याह करना है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर प्रश्न है। तो गेहूं नहीं बोएंगे, फिर वो गन्ना ही बो देंगे। खाद्य सुरक्षा की समस्या हल करने के उपाय लिखिए। खाद्य सुरक्षा की समस्या के कई उपाय हैं। पहला, उत्पादन में वृद्धि किया जाए। दूसरा, वितरण व्यवस्था में सुधार किया जाए। तीसरा, खाद्यान्नों में मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न के जो मूल्य है उनमें स्थिरता हो। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण लाया जाए। 50 नंबर क्वेश्चन से भूमि उपयोग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो भूमि कृषि उत्पादन का प्रथम और प्रमुख उपादान है। भूमि ही वह आधार है जिस पर कृषि उत्पादन की योजना को मूर्त रूप से एक प्रकार से मतलब मूर्त रूप दिया जाता है। यहाँ भूमि से तात्पर्य भूतल, उसके ऊपर नीचे प्राप्त होने वाली सभी प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पहाड़, नदी, झरना, खनिज पदार्थ, ये सब आते हैं। भूमि प्रकृति का उपहार है। जिन देशों में यह प्राकृतिक उपहार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है वे देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। इसके विपरीत प्राकृतिक संपदाओं की सीमित उपलब्धता होने वाले देश सुगमता से कृषि विकास और आर्थिक समृद्धि नहीं कर पाते हैं। प्राथमिक उद्योगों के साथ साथ विनिर्माण उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल भूमि से ही मिलता है। और इस तरीके से आप देखते हैं जैसे सऊदी अरब वगैरह हो गए तो उनको भाई पहले से मिल गया, पेट्रोल वगैरह मिल गए उनके यहाँ पर। अब भारत में पेट्रोल वगैरह मिलता ही नहीं तो क्या करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से कृषि देश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कृषि क्षेत्र जो होता है, कृषि क्षेत्र
कृषि क्षेत्र या भूमि का वह क्षेत्र होता है जिसे कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से उपरोक्त चारों श्रेणियों की भूमि का क्षेत्र घटाने पर जो भूमि का क्षेत्र शेष बचता है उसे या फिर वह उसी को शुद्ध कृषि क्षेत्र कहते हैं। शुद्ध कृषि क्षेत्र में वर्ष में एक से अधिक बार कृषि किए जाने वाले क्षेत्र को सम्मिलित करने पर प्राप्त भूमि का क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो ये एक प्रकार से कृषि क्षेत्र है। 52 नंबर क्वेश्चन से बेरोजगारी से क्या आशय है। बेरोजगारी क्या होती है सभी लोग आप तो जानते होंगे, लिख लेंगे, इसको बताने की ज़रूरत है कि नहीं है? अच्छा चलें, बेरोजगारी का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ होता है, यानी कि आप इतने सक्षम हैं कि कोई भी काम आप कर सकते हैं, आप नौकरी करने के योग्य हो लेकिन आपकी योग्यता ना समझी जाए, ठीक है। और उसमें क्या बोलता है मिर्ज़ापुर में मुन्ना भैया कि भाई कष्ट तब होता है जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता ना समझी जाए। तो जब आप योग्य हैं और आपकी योग्यता नहीं समझी जाती है तो कष्ट होता है, वही बेरोजगारी की स्थिति होती है। यानी कि आप काम करने के योग्य हैं, शारीरिक दृष्टि से ठीक ठाक हैं, हष्ट पुष्ट हैं, काम करना चाहते हैं, सबल हैं, लेकिन काम आपको मिल नहीं रहा है, वही बेरोजगारी होती है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ हो, प्रचलित मजदूरी दर पर भी काम करना चाहे, यानी जैसे 200 रुपये एक दिन का मिल रहा है दिहाड़ी, तो 200 रुपये में तैयार हो, लेकिन तब वो नहीं मिल रहा काम, ताकि वह अपनी आजीविका चला सके, परंतु उसे कोई काम ना मिले तो उस व्यक्ति को बेरोजगार कहा जाता है। इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अन्य शब्दों में बेरोजगारी वह दशा है जिसमें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति और समर्थ व्यक्ति को जो कार्य करने की इच्छा वो रखता है, प्रचलित मजदूरी दर पर ही काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती है, उसी को बेरोजगारी कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन से बेरोजगारी के 4 दुष्परिणाम लिखिए। बेरोजगारी के 4 ही नहीं, बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन 4 देख ले क्या होता है। पहला दुष्परिणाम है सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है। गरीबी से ही आप देखते हैं तलाक वगैरह होते हैं। अगर बेरोजगार हैं तो जो है एक प्रकार से शादी हो जाएगी, तो आप बेरोजगार हैं, पैसा नहीं कमाएंगे तो आपका तलाक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है घर में लड़ाई झगड़ा खूब हो जाएगी। गरीबी से क्या हो जाएगा, आप एक प्रकार से पंगु हो जाएंगे, आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी धीरे धीरे क्षीण होने लगेगी, आपको उचित भोजन नहीं मिल पाएगा, तो आपका एक प्रकार से मानसिक लेवल और जो एक शारीरिक स्थिति है वो सब डाउन होती चली जाएगी। तो सामाजिक समस्याओं का प्रादुर्भाव होता है गरीबी से, मतलब से बेरोजगारी से। दूसरी बात, आर्थिक समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो जाती हैं। तीसरी, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, मानव शक्ति की बर्बादी हो जाती है। तो ये सब बेरोजगारी के 4 दुष्परिणाम हैं। 54 नंबर क्वेश्चन से भारत में बेरोजगारी के 4 कारण बताएं। क्यों भारत में बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। पहली बात ये कि विकास की धीमी गति है। भारत में विकास जो हो रहा है वो एकदम से जैसे इस तरीके से खचुआ चाल में चल रहा है, खरगोश वाले चाल में नहीं चल रहा है। दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि दबुआ चल रही। जनसंख्या वृद्धि कैसी चाहिए भैया, जनसंख्या वृद्धि एकदम से खरगोश की तरीके से भाग रही है। उत्पत्ति के साधन या उत्पादन के साधन जो हैं वो कछुआ चाल से चल रहे हैं। एक समय आएगा जब कछुआ खरगोश को पिछाड़ देगा, लेकिन फिर भी उसके लिए लंबा समय लगेगा, ठीक है। तीसरी बात, औद्योगिक पिछड़ापन है भारत में, यानी उद्योगों को लेकर के एक प्रकार से भी भारत में उतनी आदि व्यवस्था नहीं हो पाई जितनी अन्य देशों में हुई है, लेकिन फिर भी भारत अब आगे बढ़ रहा है। चौथी बात, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। अपने यहाँ की दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसलिए है क्योंकि अब नई शिक्षा नीति है, उसमें कई प्रकार की चीज़ों पर बल दिया गया। ये बड़ा काम अच्छा किया गया 2020 की शिक्षा नीति आई, जिसके तहत आप लोग पढ़ रहे हैं। आप कृषि अर्थशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में आप जान रहे हैं। पहले आपको शायद ये चीज़ें नहीं पता चलती उतनी विस्तार तरीके से, तो कहीं ना कहीं पे शिक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आजकल एक प्रकार से व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती है। अमेरिका वगैरह में क्या है कि अमेरिका का जो बच्चा होता है उसके बप्पा के पास कितना भी धन हो तो बप्पा के पैसे के लिए वो नहीं बैठा रहता है। वो इंटर पास करते करते इंटर पास किया, तुरंत नौकरी पे लग गया, जॉब कर रहा कहीं पर। वहाँ पर बिलीनियर्स लोग एक प्रकार से कॉफ़ी वगैरह पिलाते हैं, उसमें होटल वगैरह में जाकर के नौकरी करते हैं कि भाई वो आत्मनिर्भर बनते हैं खुद के लिए, कि खुद कमाते हैं, ठीक है। तो पॉकेट मनी के लिए खुद कमाते हैं। लेकिन भारत में क्या है, अगर किसी का बच्चा बाहर जाकर कमाता तो गांव वाले पूरा, अरे पढ़ाए नहीं पाए अपने लड़के, अरे सारी गर्ज बप्पा की होती पढ़ाने के लिए, लड़का क्या करेगा। अगर आप पढ़ रहे हो 4 घंटे पढ़ो, 2 घंटे नौकरी करके पढ़ लो। मैं आपको बता दूं, मैं 4 घंटे पढ़ता था। मैं एक प्रकार से जब मैं पढ़ाई कर रहा था अपने दौरान, मैं 4 साल कानपुर में पढ़ा हूँ और 4 साल मैंने मेस में काम किया है, ठीक है। आपको नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर मैं काम करता था पूरा दिन, लगभग सुबह 10 बजे से लेकर के, मतलब सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 11 बजे तक नाश्ता, और उसके बाद मैं 12:30 से लेकर के
3 बजे तक एक प्रकार से पूरा का पूरा जो दोपहर का खाना होता है उसको दिए जाते थे हम लोग जो है बच्चों को, यानी कि जो उस शुगर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं उनके लिए। उसके बाद में फिर हम लोग करते थे जो है 3 बजे से उसके बाद में जाते थे, फिर 4 बजे से कोचिंग होती थी हमारी, 4 से लेकर के 6 बजे तक कोचिंग पढ़ते थे, फिर 7 बजे से एक प्रकार से यहाँ पर आ जाते थे मेस में। उसके बाद में 7 से लेकर के 10 साढ़े 10 तक एक प्रकार से बच्चों को खिला पिला करके उसके बाद में खुद खाते थे, और उसके बाद में फिर आकर के थोड़ा बहुत पढ़ते थे, फिर सो जाते थे। इस तरीके से 4 साल मैंने बिताए हैं कानपुर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई जो है मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने के लिए। अमेरिका वगैरह में आप देखते हैं हर बच्चा इतनी मेहनत करता है, लेकिन विदेशों में, लेकिन भारत में क्या है, थोड़ी से लोग बप्पा के पैसे को लेकर के बड़े उतावले रहते हैं कि भाई हमारे पापा के पास है तो हम क्यों नौकरी करें। भारत में बेरोजगार, अच्छा भारत में नौकरी भी लोग बड़ी ही करना चाहते हैं, छोटी नौकरी ज़्यादा कोई व्यक्ति करना नहीं चाहता, इसीलिए दिक्कत है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताइए। भारत में बेरोजगारी दूर करने के कई उपाय हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया गया है। दूसरी बात नियंत्रण किया जाए। दूसरी बात जनसंख्या मतलब जनशक्ति नियोजन किया जाए, पूंजी निर्माण किया जाए, लघु और ग्रामीण उद्योगों को फिर से चलाया जाए। 56 नंबर क्वेश्चन से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड के उद्देश्य लिखिए। पहली बात, देसी और विदेशी उपभोक्ताओं में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए भारतीय खाद्य उद्योगों में खाद्य सुरक्षा अवधारणाओं का समर्थन करना। दूसरी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणाली में प्रमाणीकरण और प्रत्यायन तंत्र की स्थापना करना। तीसरी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणाली के हेतु लेखा परीक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना। चौथी बात, खाद्य सुरक्षा प्रणाली के लेखा अधीक्षकों का पंजीकरण करना। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बोर्ड के उद्देश्य एक प्रकार से ये सब हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है 57 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मानव संसाधन विकास की 4 योजनाएं बताएं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की योजनाओं की अगर बात की तो पहली योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में जनशक्ति विकास कार्यक्रम चलाया जाए। दूसरी बात, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग में जनशक्ति का विकास। तीसरा, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम। और चौथा, मांस और मछली प्रसंस्करण में जनशक्ति विकास। तो एक प्रकार से ये 4 एक प्रकार से योजनाएं हैं जो कि मानव संसाधन विकास की हैं, किसमें, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन से बैकवर्ड लिंकेज क्या है। बैकवर्ड लिंकेज की अगर बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत बनाने की दृष्टि से एक योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य है प्रसंस्करणकर्ता को कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराना। दूसरा, मजबूरन बिक्री करने की घटनाओं को रोकना और किसानों को लाभकारी मूल्य देना सुनिश्चित करना, लाभकारी मूल्य देने के लिए सुनिश्चित किया जाए। तीसरा, प्रसंस्करण योग्य उपज की खेती को बढ़ावा देना। ये सब एक प्रकार से बैकवर्ड लिंकेज में काम किया गया। 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन से खाद्य प्रसंस्करण के निर्यात पर विचार कीजिए। निर्यात प्रसंस्करण खाद्य उत्पादों के निर्माण की विपुल संभावनाओं और घरेलू बाजार में इन उत्पादों के खपत की सीमा को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात के लिए बेचने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। इस दिशा में सतत प्रयास यानी लगातार प्रयास, कंटिन्यूसली प्रयास जारी है। वर्ष 2009 से 10 ईस्वी में प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात मूल्य लगभग 14,787 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो बढ़ करके 2018-19 में लगभग 35.30 बिलियन डॉलर हो गया है, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। 60 नंबर प्रश्न है खाद्यान्न प्रसंस्करण को समझाएं। खाद्यान्न प्रसंस्करण बेसिकली है क्या। देखिए, खाद्यान्न प्रसंस्करण की अगर बात की है तो देश में मूल खाद्यान्न कौन कौन सा है अपने देश में, चावल और गेहूँ। तो चावल और गेहूं के प्रसंस्करण और मिलिंग की पर्याप्त क्षमता विगत 10 वर्षों में आटा मिलों की संख्या में समुचित बढ़ोतरी हुई है। इन मिलों का क्षमता का उपयोग लगभग 55% है। इसके साथ ही खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दलहन और तिलहन यानी दाल और जो तेल वगैरह के प्रसंस्करण होते हैं उनके विकास को भी बढ़ावा दे रहा है। देश में धान प्रसंस्करण अनुसंधान केंद्र सुदृढ़ बनाया गया है ताकि खाद्यान्न मिलिंग क्षेत्र को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। गेहूं और चावल के लिए तो कई काम किए गए हैं इधर ही, साथ ही साथ एक प्रकार से सब्जी को लेकर के भी एक प्रकार से दलहन और तिलहन संस्थान आप देखेंगे भारत मतलब कि कानपुर में भी बहुत सारे एक प्रकार से स्थित हैं, मैंने देखा है। साग और सब्जी को लेकर के एक है पूरा का पूरा सिस्टम में बना दिया गया है। 61 नंबर को यानी कि शोध होते हैं इन सभी पर, बीजों को तैयार किया जाता है तकनीकी से बड़े बड़े ताकि उससे उत्पादन ज़्यादा हो। 61 नंबर क्वेश्चन है पाल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण से आप क्या समझते हैं। तो पाल्ट्री और अंडा प्रसंस्करण, देश में पोल्ट्री उत्पादन में निरंतर वृद्धि हो रही है, तदनुरूप अंडे और ब्रायलरों की उपलब्धता में तेज़ी से वृद्धि हुई है। कुक्कुट पालन क्षेत्र यानी मुर्गा वगैरह पालन से वर्ष 2005 में लगभग 15,000 करोड़ से अधिक कुल मूल्य का उत्पादन किया गया था। लगभग 30 लाख लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इस व्यवसाय से संबंधित हैं।
वर्ष 2014-15 में लगभग 3.04 बिलियन टन पोल्ट्री मांस का उत्पादन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मछली प्रसंस्करण क्या है? मछली प्रसंस्करण, भारत विश्व में मछली का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करने में छठे नंबर पर है। मत्स्य पालन ने मछली उत्पादन के क्षेत्र में एक सशक्त आय और रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। यह एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अतिरिक्त सस्ते और पौष्टिक आहार का स्रोत भी है, यानी कि मछलियाँ सस्ते दामों पर और एक प्रकार से एक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ठीक ठाक मानी जाती हैं। हालांकि मैं सजेस्ट ये नहीं करूँगा कि आप मछली वगैरह कभी खाएं, लेकिन जो खाते हो छोड़े भी ना भी, अपना खाइए जो खाना है जिसको। लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, तो मैं एक प्रकार से उससे थोड़ा सा जलन भी रखता हूँ जो खाते हैं उनको, मतलब कि जो खाते हैं उनको देख करके नहीं, क्यों खाते हैं इसको सोच करके कि क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि आपके पास जब इतने मटेरियल हैं तो आप क्यों वही एक प्रकार से घिसी पिटी परंपरा को लेकर के भाई मांस हमारे पूर्वज खाते थे हम भी वही मांस खाएंगे, कोई मतलब नहीं होता मांस खाने का। जीव हत्या ही हो तो होती है एक प्रकार से। जब एक प्रकार से साग सब्जी उपलब्ध है, तमाम प्रकार के मटेरियल उपलब्ध हैं, तो क्या ज़रूरत है खाने की। हालांकि अब मैं ये नहीं कहूँगा, चूँकि बहुत सारे लोग मांसाहारी होते हैं तो उनको बुरा लग जाएगा कि गुरुजी ऐसा बोलते हैं, जो गुरुजी नहीं खाते इसलिए बोलते हैं, खाते होते तो नहीं बोलते। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से नहीं ठीक है, बाकी आपके हिसाब से ठीक है तो आप खाएँ। डेयरी प्रसंस्करण पर टिप्पणी लिखिए। डेयरी प्रसंस्करण क्या है? देश में डेयरी उत्पाद के पंजीकृत प्रसंस्करण कारखानों की संख्या लगभग 1.694 है, यानी कि लगभग 1695 है। 1695, ठीक है, 1695 कर लें। इन पंजीकृत कारखानों में लगभग 1.3 लाख व्यक्ति 1.35 लाख व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं 1695 इसमें कारखानों में। देश में आई श्वेत क्रांति, जो देश में श्वेत क्रांति आई थी, सफ़ेद क्रांति दूध को लेकर के, दूध के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप अब तक विश्व में लगभग दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत बन गया है। भारत में योजना काल के प्रारंभ के कुल दूध का उत्पादन लगभग 1950 से 1951 में 17 मिलियन टन रहा था, जो क्रमशः बढ़ते हुए 2018-19 में 187.7 मिलियन टन तक पहुँच गया। कुल मिलाकर के दूध उत्पादन में भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जनतंत्रीय विवेकित मतलब विकेंद्रीकरण क्या है? भारत में अब तक प्रजातंत्र केवल संसदीय प्रजातंत्र तक ही सीमित था, जिसमें संसद एवं राज्य विधानसभाओं के लिए लगभग 5000 प्रतिनिधियों का चुनाव करना पड़ता था, जिससे जनतंत्रीय संस्कृति निचले स्तर तक अपनी जड़ें न जमा पाने के कारण से सार्थक नहीं हो पा रही थी। त्रिस्तरीय पंचायतों के नियमित चुनाव से जनतंत्रीय विकेंद्रीकरण की कल्पना अब सार्थक हो रही है। आजकल गांव में प्रधान, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत में वीडीसी और ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर पर जिला पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन से ग्रामीण विकास की रणनीति को समझाएं। वर्तमान समय में भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क मार्ग, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण आवास, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण, प्राथमिक शिक्षा गांव में, ग्रामीण स्वास्थ्य, ये सभी का महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है और बड़ा काम किया है सरकार ने इस पर। ठीक है, गाँव को विकास के लेकर के। 66 नंबर क्वेश्चन है, अब ग्राम प्रधान आपके ना कर पाएँ तो उसमें उसकी गलती है, बाकी इस सरकार ने बहुत काम किया है ग्रामीण विकास को लेकर के। 66 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण संचार सेवा योजना पर प्रकाश डालिए। ग्रामीण संचार सेवक योजना, यह योजना 24 दिसंबर 2002 से प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत डाक विभाग के ग्रामीण डाकघरों में काम करने वाले जो ग्रामीण डाक सेवक भारत संचार निगम लिमिटेड के फ्रेंचाइजी के रूप में कार्य करने के इच्छुक होंगे, उन्हें ग्रामीण संचार सेवक कहा जाएगा। ये ग्रामीण संचार सेवक गांव में अपने वितरण क्षेत्र के लोगों को घर घर जाकर के टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए उन्हें अपने बैग में चलता फिरता टेलीफोन साथ रखना होगा। इस फ़ोन में टेलीफोन शुल्क दर्शाने के लिए डिस्प्ले यूनिट भी लगी हुई थी। पहले 2002 में चलाया गया था, लेकिन आजकल तो ये उसका कोई महत्व नहीं रह गया, चूँकि आजकल सभी के हाथों में फ़ोन है। 67 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखें। प्रश्न है भैया, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है, भारत सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चलाई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर कृषि उपभोक्ताओं तक आपूर्ति की विवेकपूर्ण रोस्टिंग के लिए कृषि और गैर कृषि फीडरों को पृथक करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मीटरिंग करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पोषण को वितरण अवसंरचना और सुदृढ़ीकरण करना, संवर्धन करना गाँव का। पूर्व ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को DDU-JY में पृथक
ग्रामीण विद्युतीकरण संगठन के रूप में मतलब कि सम्मिलित कर दिया गया। कुल मिलाकर के गाँव को लेकर के, गाँव में बिजली की पूर्ति को लेकर के काम किया गया। 68 नंबर क्वेश्चन से जमींदारी उन्मूलन के 4 लाभ बताएं। जमींदार पहले लोग होते थे जिन पर बड़े जोतों पर अधिकार होता था और उन्हीं के अंडर में बहुत सारे किसान काम करते थे उनके अंडर में, और उनको पैसा मिलता था या उनको एक प्रकार से केवल जीवन यापन के लिए वस्तु मिल जाती थी, बाकी सारा एक प्रकार से माल ये जमींदारों के पास होता था। जमींदारी उन्मूलन के कई लाभ मिले। शोषण का इससे अंत हुआ, सामंतवादी व्यवस्था का अंत हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषकों का सरकार से सीधा संबंध हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 2 महत्व लिखिए। पहला महत्व, इस प्रणाली से सामान्य उपभोक्ताओं को अनिवार्य वस्तुएं उचित कीमत पर उपलब्ध हो जाती हैं, और दूसरी बात, वे शोषण से भी बच जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या होता है, जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। तो ये कई लाभ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के। 70 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन से अंत्योदय अन्न योजना क्या है। अंत्योदय अन्न योजना जो है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को गरीबों के प्रति और अधिक संकेंद्रित करने और लक्षित करने की दृष्टि से सरकार के द्वारा निर्धनों में से निर्धनतम व्यक्तियों के लिए 25 दिसंबर 2000 से अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह यानी 1 महीने में 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ दिया जाएगा और 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के निम्न मूल्य पर लगभग 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाएगा। ये एक प्रकार सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई थी 2000 ईस्वी में। वर्तमान समय में लगभग 2.56 करोड़ अंत्योदय परिवार हैं। इन परिवारों की पहचान राज्य सरकार, केंद्र सरकारी शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा बीपीएल परिवारों यानी जिसको बीपीएल राशन कार्ड जिसको बोलते हैं, बीपीएल राशन कार्ड में अगर जिसका नाम होता है उनको मिलता है 2 रुपये किलो 1 महीने में गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, ठीक है, परिवारों से की जाती है। अब इसको बाद में फिर मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार ने इसको एक प्रकार से अलग तरीके से लागू किया और गल्ला पानी मिल रहा है। 71 नंबर क्वेश्चन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सफल संचालन हेतु सुझाव दीजिए। पहली बात, कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सघन और व्यवस्थित ढंग से लागू करना चाहिए, तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली सफल हो पाएगी। दूसरी बात, प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार का कठोरता से उन्मूलन किया जाना चाहिए। तीसरी बात, कार्य में दक्ष और ईमानदार कर्मचारी को ही पुरस्कृत करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग एक प्रकार से अच्छा काम करें और उनको पुरस्कार दिया जाए ताकि लोग एक प्रकार से ईमानदारी के साथ काम करें। चौथी बात, इस प्रणाली को राजनीतिक दबाव और भेदभाव से मुक्त रखना चाहिए ताकि इस पर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो, किसी का कोई दबाव ना हो, आम जनता तक उनकी पहुंच हो सके और जनता उन पर विश्वास कर सके। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण संपर्क मार्ग क्या है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार जिन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दे रही है उसमें से ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रमुख एक प्रकार से एक कार्यक्रम है। ग्रामीण आर्थिक विकास, ग्रामीण व्यापार, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा विस्तार में ग्रामीण संपर्क मार्ग अथवा ग्रामीण सड़कें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण सड़कें ग्रामीण विकास का प्रतिबिंब होती हैं। गांव में अगर सड़कें अच्छी खासी बनी हैं तो उसका विकास ऑटोमेटिक होगा। जिन राज्यों में ग्रामीण संपर्क मार्गों की स्थिति दयनीय है वे राज्य अभी भी सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि अगर रोड अच्छे तरीके से बनेगा गाँवों तक तो एक प्रकार से वहाँ तक हर सुविधाएँ पहुँचाई जा पाएंगी। 73 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास में ग्रामीण सड़कों के महत्व को समझाने के लिए समझते हुए 100% केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यक्रम 25 दिसंबर 2000 ईस्वी से प्रारंभ किया गया था। इस योजना के अधीन भारत निर्माण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों या अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को अच्छी और सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कों को जोड़ने का लक्ष्य है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 500 से अधिक व्यक्ति जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर पक्की सड़क बनाई जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस अवधि में पर्वतीय क्षेत्रों में खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जैसे सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और रेगिस्तानी क्षेत्रों के मामले में लगभग 250 व्यक्ति अगर हैं तभी वहां पर सड़क बनाई जाएगी। इससे अधिक जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। एक प्रकार से अगर 250 व्यक्ति हैं पर्वतीय इलाकों में, मरुस्थलों में, तो वहाँ पर सड़कें बनेंगी। 500 अगर मैदानी भागों में है तो वहाँ पर पक्की सड़कें बनाने का लक्ष्य इसमें रखा गया था। 74 नंबर क्वेश्चन से महिला समाख्या क्या है, बताएं।
महिला समाख्या क्या है? तो महिला समाख्या 1989 ईस्वी में शुरू हुआ महिला समाख्या कार्यक्रम महिलाओं की समानता हेतु शिक्षा के लेकर की बात करता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली विशेष करके सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा और उनके सशक्तिकरण हेतु एक ठोस कार्यक्रम है महिला समाख्या योजना। यह योजना 9 राज्यों में के 63 जिलों के लगभग 15,800 गाँवों में चलाई जा रही है। ठीक है, महिला समाख्या योजना। 75 नंबर क्वेश्चन से मध्याह्न भोजन योजना क्या है? मध्याह्न भोजन मतलब कि मिड डे मील जिसको बोलते हैं, यानी जो दोपहरिया का भोजन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो विद्यालय होते हैं प्राथमिक स्तर के उनमें दिया जाता है। तो विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर के 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को दोपहर में पका हुआ भोजन पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इसमें देश में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालय सम्मिलित हैं, यानी कि जो प्राइमरी पाठशाला है गांव वगैरह में होते हैं उसमें आप देखते हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही प्राइमरी पाठशाला बनाए गए थे। तो उनमें एक प्रकार से दोपहरिया का भोजन मिलता है ताकि बच्चे अधिक से अधिक एडमिशन लें और पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन 76 नंबर, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं? व्यापारिक बैंकों की स्थापना अधिकतर अस्कंद कंपनियों के रूप में की जाती है। ये बैंक सामान्यतः व्यापार का ही अर्थ प्रबंध करते हैं। इन बैंकों की जमाएं अल्पकालीन होती हैं, इसलिए इनके द्वारा व्यापारियों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। व्यापारिक बैंक विनिमय बिल, सरकारी प्रतिभूतियों, बंधकों, निर्मित माल और अन्य प्रकार की तरल संपत्ति की जमानत पर ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंकों के द्वारा कभी कभी विदेशी व्यापार के लिए भी ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 77 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? यानी सेंट्रल बैंक। प्रत्येक देश में बैंकिंग का कार्य करने के लिए चलाने के लिए उस पर नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बैंक की व्याख्या की गई है। केंद्रीय बैंक जो होता है बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण तथा निर्देशन करता है, जैसे कि आरबीआई जो है वो केंद्रीय बैंक है। ठीक है, बाकी सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है और बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 78 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, औद्योगिक बैंक किसे कहते हैं? औद्योगिक बैंक ऐसे बैंक जो उद्योग धंधों के लिए अल्पकालीन यानी कम समय और दीर्घकालीन दोनों के लिए ऋण व्यवस्था करते हैं, यानी कि ज़्यादा समय के लिए भी लोन देते हैं और कम समय के लिए, उन्हें औद्योगिक बैंक कहा जाता है। इन बैंकों का विकास दीर्घकालीन वित्त प्रबंधन के लिए किया जाता है। ये बैंक अपनी कार्यशील पूंजी, अंशों की रकम, दीर्घकालीन जमाओं और बीमा कंपनियों की ऋणों से प्राप्त करते हैं। ये बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि ये लंबे समय की जो जमा होती है उसको स्वीकार करते हैं, आप लंबे समय तक यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं पैसे। उद्योग धंधों के दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करते हैं, औद्योगिक प्रबंध में भाग लेते हैं। अन्य कार्य जैसे कि कंपनियों के हिस्सों का विज्ञापन करना हुआ, उनकी बिक्री करना हुआ, कंपनियों की पूंजी का प्रबंध करना हुआ, ये सभी कामों में औद्योगिक बैंक जो होते हैं एक महती भूमिका निभाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि 79 नंबर, विदेशी विनिमय बैंक से क्या आशय है? विदेशी विनिमय बैंक क्या होता है? तो विदेशी विनिमय माने होता है आदान प्रदान करना। तो विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार के लिए ऋण की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि विदेशी विनिमय पत्रों का क्रय विक्रय करना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भुगतान संबंधी सहायता पहुंचाना हुआ, विदेशी ऋणों का विस्तार करना हुआ, विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना हुआ, व्यापारिक बैंक से अन्य सभी कार्य कराना हुआ। ये सब काम विदेशी विनिमय बैंक होते हैं, यानी विदेशी से जो विदेशों से आदान प्रदान होता है उससे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के 4 लक्षण लिखिए। तो एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के कई लक्षण हैं। पहला है, बचतों को प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिए बैंकिंग प्रणाली। दूसरी बात, देश की परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिए बैंकिंग प्रणाली। तीसरी, साख पर अधिक नियंत्रण रखने वाली, यानी मुद्रा व्यवस्था जो है उसको कैसे मैनेज करना है इस पर नियंत्रण एक बैंकिंग प्रणाली का होना चाहिए। और समन्वयपूर्ण होना चाहिए, उसका तालमेल बैठा करके आगे बढ़नी चाहिए। और अगला क्वेश्चन आप देखें, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अगला लास्ट प्रश्न है 80 नंबर, एक श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के 4 लक्षण कौन से हैं? तो ये तो हो गया। 81 नंबर, समूह बैंकिंग से आप क्या समझते हैं? तो आशय समूह बैंकिंग से आशय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक बैंक प्रत्यक्ष रूप से या एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष में या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी संघ न्यायालय के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस व्यवस्था का भी विकास अमेरिका में हुआ है। वहाँ 1930 ईस्वी के लगभग 300 समूह 2000 बैंकों को नियंत्रण में रखे हुए थे। बाद में इनका पतन होने लगा और इनकी संख्या घटते हुए लगभग 41 रह गई, जिनमें से 425 जो है 425 की अगर बात की है तो 425 जो है बैंक इसमें अब शामिल थे। इस तरीके से एक प्रकार से ये था समूह बैंकिंग, जो कि एक प्रकार से बेसिकली अमेरिका से शुरू हुआ। तो इस तरीके से आप लोगों ने कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लिया। ठीक है,
ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और भी अगर वीडियोज़ आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। हो सकता है आपकी परीक्षा तक आते आते और भी एक आध वीडियो मैं दे दूँ। हालांकि और भी सब्जेक्ट की वीडियो में हमें देनी रहती है, इसीलिए आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप आसानी से हर एक चीज़ को समझ पाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चलें।